हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत अच्छे चल रही होगी। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन 2026 में जो हमारा होगा वो होगा आरबीआई असिस्टेंट का। तो उससे रिलेटेड हम हर रोज सुबह 9 बजे क्लास करते हैं। उन सेशंस को आप देखिए, डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। आज हम क्वांट्स की क्लास कर रहे हैं। इस टाइम आपको जब भी प्रिपरेशन करते हो तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलना, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स करोगे तो फिर आप मेंस करने के ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, और अगर आप सिर्फ मेंस करते हो तो प्रीलिम्स के लिए आपकी वो स्पीड बन नहीं पाएगी। इसलिए बेटर ये है कि हम दोनों को साथ में लेके चलें। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट रखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये एक पाई चार्ट दे रखे हैं। पाई चार्ट में कुछ डेटा डिग्री के अंदर है, कुछ डेटा परसेंटेज के अंदर है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में या परसेंटेज में। और उससे पहले अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो नोट में हमें क्या रखे, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इज इक्वल टू ब्लूगिल फिशेस प्लस कैटफिश। नोट सेकंड में कहते हैं नंबर ऑफ कैटफिशेस इन पॉन्ड डी दे रखे 280 मोर देन नंबर ऑफ ब्लूगिल फिशेस। सो कुछ डेटा हमें कंपैरिजन में भी दे रखे हैं। पहले हम इसको एक चीज में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में या परसेंटेज में। so, अगर मैं देखूं सारे डिग्री में सिर्फ एक ही हमारा परसेंटेज में है, तो इस परसेंटेज को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास x डिग्री है, इसका हम निकाल लेते हैं। टोटल हमको पता है 360 डिग्री होते हैं। उसके बाद सारे बाकी सब डिग्री तो हमें दिए हुए हैं, टोटल करके 360 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास 48, 72, 60 एंड 92। तो ये हो जाएगा 8, 10, 11, 12, 1, 2, 7, 272 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 88 डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आएगा हमारे पास 88 डिग्री। तो सारे डिग्री में वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमको ये दे रखा है कि कैटफिश इन पॉन्ड डी इज 280 मोर देन ब्लू गिल फिशेस इन पॉन्ड इन फिश डी के अंदर। हर किसी के अंदर दो तरह की फिशेस है इसमें, एक तो ब्लू फिश है और एक कैटफिश है। ठीक है, लेकिन डी के अंदर हमको दे रखा है जो कैटफिश है वो 280 मोर है ब्लू गिल फिशेस से। और थर्ड पॉइंट में हमको दे रखा है कैटफिशेस का परसेंटेज दे रखा है एज कंपेयर टू ब्लू गिल फिशेस। तो डी की पहले बात कर लेते हैं। डी में हमारे पास जहां पे 88 डिग्री है, तो जहां पे 88 डिग्री है ई के अंदर, ये मैं डी की बात कर रहा हूं। दो तरह की फिशेस है इसमें, एक तो ब्लू है और एक कैट है। ठीक है, अब अगर ब्लू मान लेते हैं, मान ये होगी 100y, तो कैट गिल फिशेस कितनी हो जाएंगी इसमें डी के, वो हो जाएंगे 120x, ये हो जाएंगे कैट गिल फिशेस हो जाएगी 120y। ठीक है, अब इन दोनों का जो कंपैरिजन में बताया गया है कि जो कैटगिल फिश है वो 280 मोर है ब्लू से, यानी इसका जो डिफरेंस रहेगा जो कि है 20y, ये 280 मोर है ब्लू से। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 14। जो y की वैल्यू 14 आएगी और d के अंदर टोटल फिशेस कितनी है 100y प्लस 120y, तो ये हो जाएगी 220y। जो b के अंदर टोटल फिशेस है वो 220y है d के अंदर, और y की वैल्यू है 14। सो d की जो टोटल फिशेस हो जाएंगी वो हो जाएंगे हमारे पास 14 इंटू 220। ठीक है, तो ये हो जाएगी 28, 3080। ये फिशेस आ जाएंगी डी के अंदर, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 3080। ठीक है, और 3080 वैल्यू आ जाएगी डी की, और डी के हमारे पास 88 डिग्री, और टोटल कितनी है 360 डिग्री होती है, इसलिए टोटल की वैल्यू भी निकल जाएगी सारों में मिला के कितनी फिशेस हैं इसके अंदर। तो इसको फाइंड करते हैं, 11 से 8 से कर लेगा 4, 7, 28, 126, ये रहेगा 12600। तो जो टोटल फिशेस आएंगी इसके अंदर हमारे पास वो है 12600 टोटल फिशेस दे रखी है। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा निकाल लेंगे कि किसके अंदर कितनी कितनी फिशेस हैं, ब्लू भी और कैटगिल भी। ठीक है, तो टोटल नंबर यहाँ बना लेते हैं चार्ट। टोटल नंबर ऑफ फिशेस जो हमारे पास हैं वो है 12600। ठीक है, 5 है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, उसके बाद 48, 72, 60, 88, 92। 48, 72, 60, 88 डिग्री, ये सारी डिग्रीज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसके बाद हम उसका टोटल निकाल लेंगे। उसके अलावा हमारे पास दो फिशेस हैं यहाँ पे, तो ब्लू फिशेस है और कैट फिशेस है। उसका परसेंटेज भी हमको दे रखे क्वेश्चन के अंदर, तो उसका परसेंटेज भी हम निकालेंगे क्वेश्चन में कि ब्लू कितनी है और कैट कितनी है, और सारा डेटा पहले ही निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बार बार डेटा नहीं निकालेंगे, अभी ही डेटा निकालेंगे सारा। उससे क्या होता है, जब क्वेश्चन में बार बार डेटा निकालते हैं तो कोई डेटा हमको 2 बार भी निकालना पड़ता है या कुछ ज्यादा भी निकालना पड़ जाता है, तब फिर ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर है कि अभी डेटा सारा निकाल दो। ठीक है,
सबसे पहले हमको 48 डिग्री दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 48 डिग्री इसको परसेंटेज निकालना है, 36 का कितना परसेंट होता है, यानी 48/360 मल्टीप्लाई 12,600, यही कह रहे हैं। इसको काट लेते हैं, 6 और 47, 4 3 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल, आ जाएगा हमारे पास 0 4 तक 1680 आ जाएगा टोटल। उसके बाद बी का देंगे 36 दूनी 72, तो ये भी जाएगा 20% हो जाता है, तो इसका 20% हो जाएगा 24 और 1 2520, ठीक है। 60 होता है, 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 2100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 88 होते हैं 360 होते हैं ना, 1260 4 36 9 34, तो ये आ जाएगा 14 28 29 30 3080। तो इसका 92 होता है 6 और 6 दूनी 12 21 दूनी 42 0 2 32, याद है 92। अब रह गया ब्लू और कैट। अब ब्लू और कैट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सबका परसेंटेज दे रखा था एज कंपेयर टू ब्लू, यानी कैट का परसेंटेज दे रखा, कैट फिश जितने भी है पॉन्ड में उसका परसेंटेज ब्लू से, यानी अगर ब्लू 100 है तो ए के अंदर कैट कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये परसेंटेज हमको दे रखा है, तो इस अकॉर्डिंग हम ब्लू और कैट दोनों फिशेस का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम ब्लू, कैट 60% है, यानी कैट 60% है, मतलब कैट अगर 3 है तो ब्लू हो जाएगी 5, यानी 5 और 3 का रेशियो है। ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ब्लू में और कैट। इसी तरह से हम सारे डेटा निकालेंगे ए टू ई, सारे डेटा पहले निकालने ही जरूरी है, ठीक है। तो यार 8 16 8 21 63, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1050, ठीक। उसके बाद बी का देख लेते हैं, बी में 110% है कैटफिश, यानी 11 और 10 का रेशियो हो जाएगा 21 दूनी 42, 11 और 10 हो गया ना, हाँ। तो ये आ जाएगा अपने पास 1200, और ये आ जाएगा, और ये बचेगा अपने पास बचा हुआ 1320। तो इसको सी में देख लीजिए, सी में 75% है, यानी 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा 7 7 21 हो जाएगा, हाँ। तो ये आ जाएगा अपने पास 1200, और ये बचेगा अपने पास 900, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं डी है 120%, तो ये हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 22 11 8 88, ठीक है। 6 और 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1400, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा 1680 बचा हुआ। उस तरह ई का डेटा भी निकालेंगे, ई में 75%, यानी 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा 7, CDE, ये हमारे पास है 75% ऑफ ब्लू बिल फिशेस, कैट फिशेस। 728 742 है ना, तो फिर ये हो जाएगा अपने 0481, और फिर ये 0 है, और फिर ये बच जाएगा हमारे पास 1380 जो बचा हुआ है। सारे डेटा आ गए ब्लू और कैट के, ए और ई के, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो ये मेंस में आएगा, और मेंस के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग तो होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस मेंस में नहीं मिलेंगे आपको। उसको इसमें क्या रहेगा कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ रोही फिश कैटफिश एंड ब्लू फिश इन पॉन्ड D is 1080 and the number of blue fish in pond E is n time of number of rohi fish in pond D, then find the value of n, ठीक है। हमको एक एवरेज दे रखा है, 3 टाइम की फिशेज है डी के अंदर, रोही कैट और ब्लू, जिसमें कैट और ब्लू का तो हमारे पास डेटा है, लेकिन रोही का डेटा नहीं है, तो सबसे पहले रोही का डेटा निकाल लेते हैं। एवरेज दे रखे 1080, ठीक है, किसका, रोही का, कैट का प्लस ब्लू का, तो ये आ जाएगा 3240। इसमें से कैट और ब्लू का इसका डेटा है हमारे पास डी में, ये है 3080, ठीक है 3080। बाकी जो बचेगा वो रूही फिश हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा रूही फिश हो जाएगी 160, रूही फिश आ गया 160। अब हमको ये पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्लू फिश इन पॉन्ड ई इज एन टाइम ऑफ नंबर ऑफ रोही फिश इन पॉन्ड डी। तो ब्लू फिश इन जो ई है वो एन टाइम है रोही फिश इन पॉन्ड डी, तो ब्लू फिश इन ई में कितने 1840, तो जो 160 है ये कितने परसेंट है, कितने टाइम है 1840 का, तो उल्टा करते हैं ब्लू फिश इन पॉन्ड डी, ये 1840 है, ये कितने टाइम्स है 160 का, ये इसके अंदर हमको पूछा है, तो इसको निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ 4 चौक 16 4 चौक 24,
4 20 4, ये 11.5%, 5 टाइम्स है। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एन की फाइंड करनी है, कितने टाइम्स है ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11.5 टाइम्स। ये हमारा आंसर है। देखो सारा डेटा सब आपको निकालना पड़ेगा, चाहे टाइम कितना भी लगे उसमें, तो इसके बिना तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं, और बारी बार निकालोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसमें पहले डी का निकालते हैं, फिर ई का निकाल दो, उससे बेटर है एक बार ही सारा निकाल दो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल फिश in pond C is 1140 and the ratio of number of male bluefish to male catfish in pond C 2:1, then the number of female bluefish in pond C is what percent of number of total bluefish in pond D। अभी देख हमको दो टाइप की फिशेज दी थी, कैटफिश और ब्लूफिश। अब इसके बाद हमको डेटा दे रहा है मेल का भी, मेल एंड फीमेल का डेटा दे रहा है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि जो फीमेल फिश है इन पॉन्ड सी में, फीमेल है वो है 1140। ठीक है, सी की टोटल हमको पता है कितनी है, सी के अंदर जो टोटल है वो है 2100। ये सी की जो टोटल फिश है ये है 2100। इसमें से जो 1140 है ये फीमेल है, जो बची हुई होंगी वो मेल हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, बची हुई होंगी अपने पास 960, ये अपने पास मेल आ जाएगी, फीमेल और मेल का रेशियो आ गया। अब इसके अंदर सी के अंदर और भी दो तरह की फिशेज है ना, एक तो ब्लू फिश थी और एक कैट फिश थी। ठीक है, उसके अंदर भी, और ये कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल ब्लू फिश टू मेल कैट फिश। ब्लू फिश और कैट फिश भी दो तरह की, मेल एंड फीमेल, जिसका डेटा हमको था सी का 1200 और 900। जो ब्लू फिश थी वो हमारे पास थी 1200, जो कैट फिश थी वो थी 900। अब इसके अंदर कहते हैं जो मेल ब्लू फिश है और जो मेल कैट फिश है उसका डेटा हमारे पास है। जो मेल ब्लू फिश है उसको मारते हैं 2y और जो मेल कैट फिश है वो है y। ठीक है, फिर ये कहते हैं देन द नंबर ऑफ फीमेल ब्लू फिश इन पॉन्ड सी। तो फीमेल ब्लू फिश कितनी हो जाएगी पॉन्ड सी के अंदर, ये हो जाएगी हमारे पास, मेल का डेटा है 2y एंड y और टोटल मेल हमको पता है 960 है। इस बात का ध्यान रखना, मेल है 2y एंड y और टोटल मेल है 260। यानी टोटल मेल कितनी है 3y और 3y की वैल्यू है 960। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 320। इसका 320 वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि जो कैट में अंदर ब्लू है मेल की वो आ जाएगी 320 और जो ब्लू फिश के अंदर मेल है वो आ जाएगी हमारे पास 640। बची हुई फीमेल हो जाएंगी हमारे पास, ये बच जाएगी हमारे पास 580 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 560। ठीक है, और हमको फाइंड करना है, फाइंड द फीमेल ब्लू फिश इन पॉन्ड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लू फिश इन पॉन्ड डी। टोटल नंबर ऑफ ब्लू फिश इन पॉन्ड डी, सी में नहीं पूछा, डी का पूछा है। किससे पूछा है, फीमेल ब्लू फिश इन पॉन्ड सी। तो फीमेल ब्लू फिश कितनी है 560 जो हमने निकाली, और टोटल नंबर ऑफ ब्लू फिश इन पॉन्ड डी। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लू फिश जो है पॉन्ड डी में वो है 1400, वो है 1400। इसका परसेंटेज पूछा है इसने हमसे, ये कितना परसेंटेज आएगा 1456, तो ये हो जाएगा 40%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 40%। ओके गॉट इट। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिवली ध्यान रखना है और क्वेश्चन को ना हड़बड़ी मत करना, जल्दी से मत करना, एक बार हर चीज को धीरे धीरे पढ़ना, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ डेटा रह जाता है बीच के अंदर और फिर सारा क्वेश्चन वहीं खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ फिश इन पॉन्ड ई एंड द नंबर ऑफ कैट फिश इन द सेम पॉन्ड इज डिक्रीज बाय 330 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू फिश इन टू कैट फिश इन पॉन्ड ई। अब ये कह रहा है कि कुछ फिशेज हैं उसमें से मान लो कम कर देते हैं, जैसे टोटल में से भी कुछ कम कर दिया, कैट फिश में से भी कुछ कम कर दिया, तो उसके बाद जो बचती है फिशेज उनका रेशियो पूछ रहा है इसका। ठीक है, ई के बारे में पूछ रहे हैं हमको, तो ई का डेटा हमको मिल जाता है। ई में 3220 था और 1840 था, ये टोटल था 3220, 1840 था ब्लू था और 1380 कैट फिश था, टोटल ब्लू एंड कैट। उसके बाद ये कहता है कि जो टोटल फिश है ई के अंदर उसमें से और कैट फिश है कुछ पार्ट डिक्रीज हो जाता है, तो टोटल फिश में से तो ये डिक्रीज कर रहा है 330 और जो कैट फिश है उसमें से ये डिक्रीज कर रहा है 20। ये तो स्थिति 1360, ये आ जाएगा अपने पास 2890, ये आ जाएगा 1360, ये आ गया 2890। अब जो बचेगा वो आ जाएगी ब्लू फिश। अब इसमें से जो बचता है, कितना बचता है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ बचता है हमारे पास 1530, ये आ गई ब्लू फिश। अब ये पूछा इस 1530 का जो ब्लू फिश है उसका रेशियो बताओ जो कैट फिश का 1360 के साथ, इसका रेशियो निकाल लेते हैं कितना बनता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा हमारे पास 153 और 136, 5 और 9 और 6 4 10, 3 से घटता नहीं, ये घटेगा 1
ये घटेगा अपना 17 से, 17 नहीं 153, 17 126, तो 9:8। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 9:8। ओके गॉट इट। इजी थे क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं थे, सिर्फ थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे और थोड़े से नंबर्स बड़े थे जो आपको टाइम टेकिंग लग सकते हैं इसमें। और मेंस में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, या तो कॉन्सेप्चुअली कुछ मिलेगा या नंबर्स पढ़ेंगे मिलेंगे, कैलकुलेटिंग मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में मिल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। देखो जिसने भी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया ना और मेंस के एग्जामिनेशन दिया, उसने देखा कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हर मेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो आरआरबी हो, आईपीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो डेटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी कंपैरिजन, इन दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। हम हर रोज इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, हर रोज एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी करना, क्योंकि अब वो सीधा अर्थमेटिक नहीं देता, इसमें वो 2-3 कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, जबकि अर्थमेटिक एक क्वेश्चन वो एक ही कॉन्सेप्ट पूछता है, इसलिए वो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डालता है। और आप चाहते हो इस तरह की प्रैक्टिस करना, और जो गलती 2025 में आपने की इस साल ना करो, तो फॉलो कर लो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चले हर रोज सुबह 9 बजे जो क्लास होती है उस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दिस साइकिल इफ इट इज सोल्ड 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट क्या मिलेगा अगर उसको 20% डिस्काउंट पे सोल्व करते हैं, और किस स्टेटमेंट से आंसर आएगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हो ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले स्टेटमेंट 1 को अलोन चेक करना, स्टेटमेंट 2 को अलोन चेक करना, दोनों से आंसर नहीं आ रहा इंडिविजुअली, फिर हम 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके आंसर निकालते हैं। तो पहले मैं स्टेटमेंट 1 से देखता हूं। स्टेटमेंट 1 में क्या रखेगा, इफ शॉपकीपर ऑफर्स द डिस्काउंट ऑफ साइकिल इज डबल देन द प्रॉफिट इज 160, ठीक है। पहले हमें देखो डिस्काउंट दे रहा था, सोल्ड 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट छोड़ दिया। अब शॉपकीपर उस डिस्काउंट को डबल कर देते हैं, मान लो, ठीक है, डबल कर दिया 40% हो गया, तो वो 60 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये 60x हो गया। तब ये कहते हैं कि जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 160 हुआ, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 60x माइनस 160, ये कॉस्ट प्राइस है। तब हमको फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखो इसका क्या हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, जी नहीं, इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास x की वैल्यू नहीं होती, या फिर जो 60x माइनस 160 है उस 160 को हम x में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आंसर आ नहीं रहा। अब स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में हमें कहता है शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट इज 75%, अगर 75% का वो डिस्काउंट देता है, देन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 होता है। कब, जब उसको 75% का डिस्काउंट मिलता है। 75% का डिस्काउंट मिलेगा तो उसको मार्क प्राइस से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं, ये रहेगा 12:15:20, ये रेशियो आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना था उसका प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड 20% डिस्काउंट पे। अब ये कहता है कि अब जो इसका मार्केट प्राइस है इसके अंदर ये 20% डिस्काउंट पे सोल्व करता है, पे भेज देता है। अभी तक तो उसने क्या था, डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट 75%, ठीक है। अब वो कहता है 20% डिस्काउंट, तो हम इसका 20% डिस्काउंट भी निकालेंगे, 16 आ जाएगा। तो क्या उससे हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 16 आएगा, उससे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, भले ही ये रेशियो में हो। 16/12 करके हम उसको परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। उसने ये नहीं पूछा कि कितना प्रॉफिट, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज हमारा यहाँ से इजीली निकल रहा है। तो स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि दो ट्रेन है ए एंड बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी। दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ट्रेन ए ट्रेन बी को कितना टाइम में क्रॉस करती है वो हमें बताना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों ट्रेन की स्पीड चाहिए, दोनों ट्रेन की हमको लेंथ चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं किस स्टेटमेंट से उसका आंसर आता है। फर्स्ट में हमें क्या रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 450, इट क्रॉसेस द पोल इन 15 सेकेंड। तो स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है, जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ है 450, ठीक है, और ये एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो भी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, या ए से इतना निकल जाएगा। लेकिन बी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ए से मिल नहीं थी, तो स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं, क्योंकि हमको दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ए की भी चाहिए और बी की भी चाहिए। बी में हमें क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी 3:2,
ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी 3:2। ठीक है, ये कह रहे हैं जो लेंथ है ट्रेन ए और बी की वो है 3:2 एंड जो स्पीड है वो भी ट्रेन ए और ट्रेन बी की है 3:2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए ए और बी की, हमको स्पीड भी चाहिए ए और बी की, लेकिन स्टेटमेंट 2 अलोन से ना तो हमको लेंथ मिल रही है ना तो स्पीड मिल रही है, लेंथ और स्पीड का रेशियो मिल रहा है कुछ हमको, तो और स्टेटमेंट 2 अलोन से भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ 1 + 2 से, ठीक है, 1 में हमारे पास क्या थी, ट्रेन ए की लेंथ थी, ट्रेन ए की लेंथ थी तो ट्रेन ए की लेंथ का रिलेशन था हमारे पास ट्रेन बी की लेंथ से, क्योंकि जो हमको 2 में दे रखा 3:2। ठीक है, तो ट्रेन ए और बी की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ 450 है तो ट्रेन बी की लेंथ आ जाएगी 300। ठीक है, उसके बाद ट्रेन ए और बी की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड हमने फाइंड की 30 तो ट्रेन बी की स्पीड भी आ जाएगी 20। अब हम निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले में रख के कि जब इन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे 750, जब वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो उनकी स्पीड लेस हो जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, तो वो 75 सेकंड में क्रॉस करती है। यही आंसर हमको निकालना था। तो ये आया कैसे, हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करके। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। व्हाट इट, समझ आया आपको? तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी देखना है, पहले स्टेटमेंट 1 फिर स्टेटमेंट 2 और फिर दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें क्या रखेगा कि इफ इनकम ऑफ ए इज 8,000 लेस देन बी, फाइंड द इनकम ऑफ ए। ठीक है, कुछ इनकम है ए की, वो 8,000 लेस है बी से, तो ए की इनकम फाइंड करनी, ये हमको क्वेश्चन में दे रखे है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है ए की इनकम। स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है, सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 1/4 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम। यानी स्टेटमेंट ए में क्या रखे हैं, फर्स्ट में क्या रखे ए और बी की इनकम, एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है, तो जो सेविंग है वो 1/4 है इनकम से, यानी इनकम 4 है तो सेविंग 1 है, बी की इनकम 4 है सेविंग 1 है। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में हमको कह रहा है सेविंग ऑफ बी इज 2,000 मोर देन ए। सेविंग ऑफ बी इज 2,000 मोर देन सेविंग ऑफ ए। मान लेते हैं इसकी सेविंग एक्स है, ठीक है, इसकी इनकम और सेविंग वाई है। अब ये कह रहे हैं सेविंग ऑफ बी है 2,000 मोर देन ए। अब अगर मैं ओनली स्टेटमेंट 2 को देखता हूँ, सेविंग ऑफ बी 2,000 मोर देन ए, तो सिर्फ सेविंग का पता है हमको, कंपैरिजन वो भी पता है कि 2,000 ज्यादा है, लेकिन ये तो नहीं पता ना इनकम कितनी है की, तो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी नहीं आ रहा। अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये कह रहा है सेविंग ऑफ बी जो है, बी की सेविंग कितनी है वाई, ये 2,000 ज्यादा है किससे, ए की सेविंग से जो कि है एक्स, तो ये 2,000 ज्यादा है। फिर स्टेटमेंट जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा था इनकम है जो ए की वो 8,000 लेस है बी से, यानी ये कह रहा था जो ए की इनकम है 8,000 लेस है बी से, तो बी की इनकम है 4y, ए की इनकम है 4x, उसमें डिफरेंस है 8,000 का डिफरेंस। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, और जो कि ए की इनकम निकालनी है हमको, तो उसके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन भी निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं इसको यहाँ से, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा 4y माइनस 4x, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 4x। देखो 4y माइनस 4x अगर मैं बनाता हूँ तो ये होता है 8,000। ठीक है, ये 1/4 तो दे रखा था इसका मतलब हम इसमें से कुछ लेस तो कर नहीं सकते, यानी ना तो हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है इसमें, ना ही हमारे पास इसमें y की वैल्यू आ सकती है। तो y और x की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ एक चीज इक्वल और कुछ एक चीज अनइक्वल भी करनी पड़ती है ना, तभी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ वैल्यू निकल नहीं सकती, इसलिए इसका हम स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। ओके, ये तब पता चला जब मैं इसका आंसर निकालने गया, अदरवाइज तो लगता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 से आंसर निकल जाएगा। इसलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, नॉट सफिशिएंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन उलझाने वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है देखने को, तो ध्यान से करना और जितना हो सके उस क्वेश्चन को आंसर निकालने की कोशिश करना, सीधा देखते हुए मत छोड़ देना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये एक कैसलेट डी आई है। ठीक है, और आरबीआई असिस्टेंट में ना खास तौर से आपको कोई बहुत बड़ी डीआई या बहुत टफ डीआई नहीं मिलेंगी, ठीक ठाक से डीआई मिलती है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होगी, लेकिन कुछ भी बहुत टफ नहीं मिलने वाला आपको। तो इसको देखते हैं। इसमें हमें कहता है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट ब्रांड्स।
ठीक है, लाइकली डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल। एक सर्वे हुआ है, 3 अलग अलग ब्रांड्स पे सर्वे हुआ है, कुछ लोगों को एक चीज पसंद है, कुछ लोगों को उसमें 2 चीजें पसंद है, ब्रांड्स पसंद आएंगे, कुछ लोगों को उसमें 3 ब्रांड पसंद आएंगे, और कुछ को हो सकता है कोई भी ब्रांड पसंद आए। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एक्सेल एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ब्रांड्स है इसमें, एक तो है एरो, एक है हमारे पास ऑटो, एंड एक है गुची। फिर हमें दे रखे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली एरो ओनली ओटी। ओनली एरो और ओनली ओटी ये है, मान लेते हैं 6x और 7x। फिर हमें दे रखे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली गुची इज 6 मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ओटी। जो ओनली गुची है वो 6 मोर पसंद है उनको, जो ओनली ओटी पसंद है। ओनली ओटी कितनों को पसंद है, 7x को पसंद है, तो ओनली गुची आएगा हमारे पास 7x + 6। ओके, फिर हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 ब्रांड्स। सो ऑल 3 ब्रांड्स कितनों को पसंद है, 4 को पसंद है। The ratio of number of people who like both Arrow and OT but not Gucci. So Arrow and OT not Gucci. तो the number of people जो कि ये है Arrow and OT not Gucci, इसकी बात हो रही है। तो number of people who like both OT and Arrow, OT and Gucci but not Arrow, OT and Gucci but not Arrow, ये इसकी बात हो रही है। इसका रेशियो दे रखा है हमें 9:10। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 9 में और इसको मान लेते हैं 10y। ठीक है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ एरो एंड गुची बट नॉट ओटी। एरो एंड गुची नॉट ओटी, यानी इसकी बात हो रही है। 50% ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली एरो, जो को ओनली एरो पसंद है उससे 50%, यानी ओनली एरो 6x को पसंद है, उसका 50% हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3x। फिर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एरो एंड ओटी। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एरो एंड ओटी इज 76 and 84। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको एरो पसंद है, ठीक है, ये कितने 76 हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको ओटी पसंद है, ऑटो पसंद है, ओटी का ऑटो, ये है 84। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दे रखे हैं जिनको एरो पसंद है और ऑटो पसंद है। तो अब इसको निकाल लेते हैं टोटल एरो किसको पसंद है, 6x हमारे पास ये है, एक 3x है, एक 9y है और एक 4 है। ठीक है, तो ये 9x तो ये हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू 4, तो चल जाएगा 72 बन जाएगा। एक तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगा x + y 9/72, ये बनती है फर्स्ट। सेकंड हमको पसंद है, इसका ऑर्डर किसको पसंद है, 84 है टोटल। तो 84 वाले कितने हैं, तो 9y हमारे पास, एक 10y है, तो 19y तो ये हो जाएगा प्लस 7x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, ये अब की हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7y + 7x 56, इसको लेस कर लेते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा प्लस के 12y = 14। इसमें क्या हो गया, वो 12 14, ये 9x + 9x + y = 8, 19y + 7x 7x। तो यहाँ बचेगा अपने पास 12y = 24। सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 6। ठीक है, अब इस सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 7 42 और 6 48, 6 यहाँ आ जाएगा 18, और ये y है ना, y की वैल्यू हो जाएगी 2 है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 से 18। अरे यार, ये 20 को बीच में रहना है ना। ठीक है, सारी वैल्यूज निकली। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे हैं
If 24 more people started liking Auto and ratio of number of people who like Auto now to those who like Gucci is M ratio M-1, then find the value of M. ठीक है, तो ऑटो को कितने लोग पसंद थे पहले उसको देखना अब, और उसमें अब 24 और ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले ऑटो को कितने लोग पसंद करते थे, 84 पसंद करते थे। तो पहले 84 पसंद करते थे, उसमें 24 और ऐड हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 जो नए ऐड हो चुके हैं। ठीक है, फिर कहते हैं एट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑटो टू दोज हु लाइक गुची। तो गुची को कितने लोग पसंद करते हैं, गुची को हमारे पसंद करते थे अपने 18, 22, 42 ये थे और 48 ये थे, तो 90 लोग पसंद करते थे। तो गुची को पसंद करते हैं 90। ठीक है, और इसका रेशियो दे रखा था हमको, एक तो 108 और 90, इसकी वैल्यू दे रखी है M/M-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 6, 5, तो ये आ जाएगा 5M = 6M-6, एक्स की वैल्यू M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो अब आराम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 6। ओके, इजी था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें तो दे रखा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल who participated in survey 66.66% of them are male and the number of male who like arrow is 40, then find the number of female who do not like arrow। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया उसमें से 66.66% जो है मेल है। पहले हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के, उसमें से इतने मेल हो देंगे, फिर मेल में से क्या है हु लाइक एरो उसको 40% है मेल है, जिसमें जिनको एरो पसंद है उसको 40 है। तो टोटल निकाल लेते हैं पहले, इसमें से कितने थे हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल इसमें हमारे पास एक तो 76 तो ये दे रखा था हमारे पास, 84 भी ये दे रखा था, उसके अलावा 48 और थे हमारे पास। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारा 6, 10, 18, 16, 4, 20 टोटल थे। यहाँ पे हमारे पास 208 लोग जो थे, ये टोटल थे हमारे पास 208, और एरो जिसको पसंद था एरो वाले थे 76। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इसमें से कितने थे इसमें निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल देखते 76 तो ये थे हमारे पास। ठीक है, जो एरो वाले थे, उसके अलावा हमारे को मिल जाएंगे 21 मिल जाएंगे, 41 थे और 48 एक थे। ये थे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, 20, 40, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा निकाल लेते हैं 16, 1, 4, 4, 8 और 8, 16, 17, 18, 186 ये थे हमारे पास टोटल। उसके अलावा हमारा एरो वाले कितने थे उसमें 76 थे, एरो वाले थे उसमें 76। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल थे और एरो। ठीक है, टोटल हमने निकाली 186 और एरो थे 76। और 186 में जो 2/3 थे ये मेल थे, और इस एरो में से 40 मेल है, जो बचे हुए 36 है ये फीमेल है। ठीक है, इसमें से भी जो मेल है वो 2/3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 6, 18, 3, 6, तो ये हो जाएगा 124 जो मेल है, और जो बचे हुए होंगे वो फीमेल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे 62 जो है वो फीमेल है। फिर हमको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु डू नॉट लाइक एरो। तो टोटल में से जिनको एरो पसंद है उसको निकाल देंगे, तो नंबर ऑफ फीमेल हु डू नॉट लाइक एरो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, देन 62 में से हम 36 यानी जो ये वाली फीमेल है उसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दैट इज 26। समझ आया आपको। टोटल का दे रखा था हमको, उसमें से कैटेगरी जो 2/3 है वो मेल है, तो बच्चे हुए बचेंगे फीमेल हो जाएंगे, और जो फीमेल बचेंगे उसके अंदर से हमको एरो वाले फीमेल निकाल दी तो आपको वो फीमेल मिल गई जिनको एरो पसंद नहीं है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले वीडियो पोस्ट से खुद से करने का ट्राई करो। इसको देखते हैं। इसमें कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 2.5 टाइम ऑफ आर्टिकल ए। रेशियो देखिए कॉस्ट प्राइस का। Article A is marked 45% above its cost price and sold after a discount of 8 rupees. Then profit earned would be 100 on Article A. Find the selling price of Article B when it sold at a loss of 25%. ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, पहले ए और बी दो हैं कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं ए की कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो बी की 2.5 टाइम है यानी कि 250 हो जाएगी, ये बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो जो आर्टिकल ए है वो फिर 45% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल ए का जो मार्कअप प्राइस है वो है 145x, जो आर्टिकल ए का मार्कअप प्राइस है। ठीक है, एंड इट सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹8। आर्टिकल जो ए है वो 8 रुपये डिस्काउंट पे सोल्ड करते हैं, तो उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट आना होता है। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट निकलता है या तो कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकलता है। अगर कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है, या अगर हम मार्कअप प्राइस के अंदर डिस्काउंट को लेस कर देते हैं तो भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है।
ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ 8 रुपीज़ का, कितने 145 एक्स है, उसमें 8 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। या फिर ये कहता है कि मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ 100 रुपीज़, कब अर्न करता हूँ, उसको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो उसको मैं उस 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर देता हूँ उसमें से, ये निकलता है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आता है 45 एक्स इज इक्वल टू 105, एक्स की वैल्यू आती है 9×5 = 45, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 2.4 सॉरी, एक्स की वैल्यू आती है 2.4 जब एक्स की वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आया था 240। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आई थी 600 रुपये आए थे, यहाँ पे हमारा इसका कॉस्ट प्राइस आए थे 600 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हमको उसमें क्या रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी व्हेन इट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। अब ये कह रहा है कि जो बी का सेलिंग प्राइस है उसको फाइंड करना है, कब कैसे फाइंड करना है, उसको लॉस पे सेल किया 25% की, कॉस्ट प्राइस 600, इसका 25% लॉस, 25% कितना देगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/4 होता है अपना 150, 150 लेस करते हैं तो ये आता है हमारे पास 450, तो ये इसका बचता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट आंसर 450, जो कि बी का सेलिंग प्राइस बनता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको क्या रखा है कि इन अ शॉप देयर आर 175 बॉल्स इन 2 डिफरेंट कलर्स पिंक एंड ब्लू। उसका क्या रखा है, इफ द शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ पिंक बॉल एंड 20% ब्लू बॉल and the total number of ball unsold in shop A is 64% of the total number of ball in shop, then find the difference between number of pink and blue ball in the shop initially। ठीक है, शॉप है, इसके अंदर हमको 175 बॉल्स हैं और 2 कलर बॉल्स है, या पिंक है या ब्लू है, इस बारे में दे रखे हैं। ठीक है, टोटल जो बॉल्स हैं 175 बॉल्स हैं, 2 टाइप्स की बॉल्स हैं, पिंक एंड ब्लू। ठीक है, ये कहता है इफ शॉपकीपर सॉल्व 40% ऑफ पिंक बॉल्स एंड 20% ऑफ ब्लू बॉल्स, कितनी है बॉल्स ये हमको नहीं पता, मान लेते हैं पिंक बॉल जो है वो एक्स है, तो ब्लू बॉल हो जाएगी हमारे पास 175 माइनस एक्स, ये बच जाएगी। अब ये कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ पिंक बॉल्स एंड 20% ऑफ ब्लू बॉल्स, सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, 40% ऑफ पिंक बॉल यानी 0.4x सोल्ड कर देते हैं, एंड 20% ऑफ ब्लू बॉल्स तो उसका 1/5 जो है वो सोल्ड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -0.2x, इसको सोल्व करते हैं तो जो बच जाएंगी वो हो जाएंगी हमारे पास अनसोल्ड, कितनी हो जाएगी 0.6x, तो ये हो जाएगी, तो यहाँ बच जाएगी हमारे पास 140 माइनस 0.8x, ये हो जाएंगी अनसोल्ड। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड इन शॉप इज 64% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन शॉप। जो अब जो अनसोल्ड बची है वो 64% है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 175 थी, इसका 64%, यानी कि 175 का 64% है जो बॉल अनसोल्ड रही है, तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, और अनसोल्ड बॉल है कितनी, पिंक और ब्लू दोनों के मिला के करते हैं, ये बनती है दोनों करते हैं -0.2x प्लस 140, इसकी वैल्यू है हमारा 112। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28 इज इक्वल टू 0.2x, तो ये आ जाएगी 140 x, सही 140, यानी जो पिंक बॉल थी वो होगी हमारे पास 140 और जो ब्लू बॉल थी वो बच जाएंगे हमारे पास 35। ठीक है, और अब हमको क्वेश्चन कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिंक एंड ब्लू बॉल इन शॉप। सो इन पिंक और ब्लू बॉल की शॉप में डिफरेंस पूछा गया है, पिंक थी 140, ब्लू थी 35, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 105। सो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 105। ओके, गॉट इट, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंथी था, इसके अलावा ये क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि 8 ईयर आईको द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 9:7, 8 साल पहले देखे, 8 साल पहले का, इस बात को याद रखना कि 8 साल पहले का एज का रेशियो 9:7, एंड एज ऑफ ए आफ्टर 7 ईयर विल बी 15% मोर देन एज ऑफ बी आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, 8 साल पहले उसकी एज थी 9x और 7x। अब ये कह रहा है कि 7 साल बाद 9x प्लस 8 साल तो पहले के, 7 साल बाद की, 15 साल ऐड हो जाएंगे ए के, और जो बी की एज है आफ्टर 10 ईयर्स, बी की एज 10 साल बाद,
8 साल पहले की और 10 साल बाद की। बाद में आना, बाद में आना ना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, अब तो कर दिया सारा खराब। उसके बाद हमको बीवी कह रखा है कि देखो 8 साल तो पहले की और 10 साल बाद की, तो 18 साल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7 + 18। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं उसका जो बी का परसेंटेज है वो ए का परसेंटेज बी से 15% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 115/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 23। ऐसे हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमको मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे 180x + 300, ये रहेगा 161, 54, 36, 541। तो ये बन जाएगा हमारे पास 19x = 114। नीचे 114, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यानी एक्स और ए और बी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। 8 साल पहले की वैल्यू का रेशियो दे रखा था हमको 9x और 7x। ठीक है, तो ये हो जाएगी 954 और 8 उसमें और जोड़ देंगे, दे देगा 62, 742 और 8 देगा 50। ए और बी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास अपना 62 और 50। फिर हमें दे रखा है कि एवरेज प्रेजेंट एज दे रखी है ए बी और सी की, तीनों की प्रेजेंट एज भी हमको दे रखी है ए बी एंड सी की। जब एवरेज दे रखी है तो उसका टोटल भी मिल जाएगा हमको। ए बी एंड सी का जो तो तीनों की एवरेज निकल जाएगी 50 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है। ठीक है, तो ये तीनों की निकल जाएगी एवरेज यहाँ से 8 थे 24, 24 मंथ तो ये होगी, 50 एज वो होगी, तो ये 150 वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 152 ईयर्स। जिसमें से ए और बी इन दोनों क्या है, एवरेज का टोटल हमको पता ही है, ये है हमारे पास 112। तो बची हुई एज होगी वो सी की एज हो जाएगी, सी की एज आ जाएगी हमारे पास 40। अब हमको रेशियो फाइंड करना है बी और सी की एज का। सो बी और सी की एज क्या आएगी, बी की एज 50, सी की एज 40, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:4। दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, 5:4। ओके, समझ आया आपको? इजी क्वेश्चन था। आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में इस टाइप क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे, और आप डेली प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 6 महीने तक लगातार मैं ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा सारे एग्जामिनेशन के लिए, हर तरह के एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमको क्या रखा है कि ए एंड बी एंटर इनटू एग्जामिनेशन विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 रुपए। ए और बी किसी एग्जामिनेशन में एंटर करते हैं 1200 रुपए की। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ ए एडेड 200 रुपए टू हिज इन्वेस्टमेंट एंड बी विड्रॉ 200 रुपए फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ए और बी 2% है जिसमें जिनका कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है 1200 रुपए। ए एक्स इन्वेस्ट करते हैं और बी इन्वेस्ट करते हैं 1200 माइनस एक्स। 9 मंथ बाद ए ऐड कर देते हैं 200 रुपए, 9 महीने बाद ये 200 रुपए उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बी विड्रॉ कर देता है 200 रुपए, तो 9 मंथ बाद बी उसमें से 200 रुपए विड्रॉ कर देता है, तो वो बच जाते हैं 1000 माइनस एक्स। जब बी उसमें से विड्रॉ करते हैं, फिर ये कहता है कि आफ्टर 14 मंथ प्रॉफिट शेयर दे रखे हैं ए का। 14 महीने उनका बिजनेस चला, तो 14 महीने बाद उनका रेशियो दे रखे हैं, तो बाकी का जो पैसा था वो कितने महीनों के लगा, 5 महीनों के लगा, ये 5 महीने के लेगा, तभी हमारा 14 मंथ का बिजनेस चला। तो इसको कंबाइन करते हैं, ये तो आया था हमारे पास 14x + 1000। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा माइनस का 14x, 12 में 108, तो यहाँ से हो जाते हैं, और 5000 ये होते हैं, तो ये होता है 15800। ठीक है, ये आया था बी का। अब हमको ये क्या रखा है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो ए का शेयर है वो है 11250 एंड जो टोटल प्रॉफिट है वो है 17500, यानी 2 ही पर्सन है, ए एंड बी कंबाइंड शेयर दे रखे हैं, ए का प्रॉफिट भी दे रखा है, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसका हो जाएगा, बी का प्रॉफिट हो जाएगा। जो ए का प्रॉफिट है वो है 11250, टोटल में से इसको मैं लेस कर देता हूँ तो बी का प्रॉफिट भी निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 6250, ये बी का प्रॉफिट है। और ए का जो यहाँ पे निकलते हैं ये 14x + 1000, 15800 माइनस 14x। ठीक है, ये निकलती है यहाँ पे वैल्यू। अब इसको मैं काट लेता हूँ यहाँ से 25 से, तो 5 निम 25, 5 में 25, तो ये आ जाएगा 70x + 5000। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 9 से कटने ना, तो 8 निम 72, 9 5 45, 52, 5 9 और 5 14 माइनस
126x, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 196x इज इक्वल टू, इसमें 42 में से 5 और कट जाए तो ये रहेगा 137,200। x की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेते हैं, इसको 196 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको करते हैं 4 चौक 16, 4 9 36, तो इसको 4 से करते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 49, 5 7 35 7, x की वैल्यू आ जाएगी 700। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 700। ओके, गॉट इट, समझ आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही लेवल है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का, इसका ऊपर नहीं आएगा, इससे नीचे कोई लेवल नहीं आएगा। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज 42 डेज एंड 70 डेज रिस्पेक्टिवली। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज। ठीक है, ए बी सी हमको दे रहे हैं इतने टाइम में उस काम को कंप्लीट करते हैं, तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ए जो है वो 8 दिन बाद काम स्टार्ट करने के छोड़ देते हैं। एंड बी लेफ्ट 14 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इस बात को ध्यान रखना, बी लेफ्ट 14 डेज कंप्लीशन, यानी मान लो अगर कोई काम 50 दिन में खत्म हो रहा था तो जो बी ने 14 दिन पहले उस काम को खत्म कर दिया, यानी उसने 48 दिन काम किया। जो पीछे के 14 दिन थे ना आखिरी के, उन आखिरी के 14 दिन बी ने काम नहीं किया और ये तो पहले ही निकल चुका था, तो आखिरी के 14 दिन तो इसका मतलब सी ने काम किया। इस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये पहले इनका अपनी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए बी एंड सी 3 पर्सन है, ए 30 डेज में करते हैं, बी 42 डेज में एंड सी 70 डेज में। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बस 420 10 14, तो ये आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब उसको कहते हैं कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर एक साथ काम को स्टार्ट कर देते हैं। तो ए बी एंड सी तीनों की एफिशिएंसी आ रही है क्योंकि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तो ये तीनों की एफिशिएंसी थी 30। ठीक है, तीनों ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। फिर ये कहते हैं कि 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी 8 दिन तो तीनों ने काम किया ना, 8 दिन का काम तो तीनों ने कर दिया कंप्लीट। 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, फिर काम किया बी और सी ने। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी थी 16, उन्होंने कुछ दिन काम किया। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है, ये कहते हैं कि बी ने भी काम छोड़ दिया, कब? आखिरी के 14 दिन से पहले, यानी आखिरी के 14 दिन किसने काम किया? सी ने काम किया। सी की एफिशिएंसी 6, ए ने मान लो एक्स टाइम काम किया, बी और सी ने मान लो एक्स टाइम काम किया, बाकी के जो 14 दिन काम था वो सी ने किया और टोटल काम था हमारा 420। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सी ने कितना काम किया था? यहाँ पे सी ने 84 काम किया। अब देखो बचा हुआ काम बी और सी ने मिलके किया ना, तो ये टोटल काम हो जाएगा हमारे पास 324। 420 काम था, 324 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। अब पीछे बच गया बी और सी ने जो 16 दिन काम 16 की एफिशिएंसी से काम किया था, वो हमको फाइंड करना है कि कितने दिन में कंप्लीट किया था। तो पीछे कितना काम बच गया था? यहाँ पे बच गया था 420 में 324 गए, यहाँ बच गया हम बस 96 काम। ठीक है, 96 काम को बी और सी ने मिलकर काम किया था। तो कितने दिन काम किया था? 96/16, 6 डेज काम किया था बी और सी ने मिलकर। और हमको क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम, काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। टोटल काम देखो, 8 दिन पहले काम हुआ, x की वैल्यू 6 आ गई, 6 दिन फिर काम हुआ और 14 दिन फिर काम हुआ। तो टोटल कितना काम होगा? 14 + 6 + 8, टोटल काम हो गया 28 डेज। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दैट इज 28 डेज। ओके, समझ आया आपको? इसी तरह क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस तरह के बाद क्वेश्चन कोई टफ नहीं आते हैं। और इस तरह के एग्जामिनेशन तो बिल्कुल नहीं आते। आप पीओ मेंस एसपी पीओ मेंस में क्या 2 टफ क्वेश्चन आते हैं, बाकी इनमें सारे क्वेश्चन आपके करने वाले होते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आप छोड़ोगे तो फिर मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि इसमें लोग करके आते हैं काफी अच्छा स्कोर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को देखिए। हर रोज सुबह 9 बजे, एक दिन क्वांट्स की, एक दिन रीजनिंग की, प्रीलिम्स और मेंस, हर रोज रेगुलरली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।